पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन जी के पास। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जिस प्रकार से माननीय विधायकों या सांसदों, पूर्व सांसदों या नेतागण पूर्व हों या वर्तमान हो, उनको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों काफ़ी सख्त रुख दिखाया था। कहा था कि जल्दी से जल्दी ये केस डिसाइड होने चाहिए, लटकने नहीं चाहिए। उसके लिए हरियाणा के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई? हरियाणा में अप्रोक्सीमेटली क्या स्थिति है इस वक्त? सुप्रीम कोर्ट जो जितने भी देश भर में एमपी और एमएलएस या एक्स एमपी एमएलएस के खिलाफ केसेस है उसकी स्पेशल मॉनिटरिंग कर रहा है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है भी सभी हाई कोर्ट जो है, जितने भी उच्च न्यायालय हैं, वो उस उच्च न्यायालय के नीचे जितनी भी कोर्ट्स में किसी भी एमपी एमएलए किसी भी विधायक के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो कोर्ट उसको जो है हाई कोर्ट का बेंच जो है उसको मॉनिटर करेगा। उस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के नाते हमारे हाई कोर्ट में भी एक बेंच जो है स्पेशल मॉनिटरिंग करता है। वो केसेस कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन एक रिट पिटीशन रजिस्टर करी गई है और उसकी जो है मंथली हीयरिंग होती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के जितने भी या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इस एरिए में जितने केसेस है क्रिमिनल किसी भी विधायक के खिलाफ, चाहे वो एमपी एमएलए है, एक्स एमपी एमएलए है, उन सारे केसेस के बारे में हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करती है। लेकिन इनको देखते हुए अभी हाई कोर्ट ने, क्योंकि वो केसेस ज़्यादा होने के कारण हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की सारी सुपरविजन के बावजूद डिले होता जा रहा था, तो अभी हमारे हाई कोर्ट ने अलग बेंचेस बना दिए हैं दो। एक तो सिंगल बेंच बना दिया स्पेशली जो क्रिमिनल केसेस किसी भी एमपी या एमएलए के खिलाफ है वो केस सुने जाएंगे स्पेशली एक ही कोर्ट में जो उनके केस सारे सुनेगा। इसी तरह सारे एक सेपरेट बेंच बना दिया गया है जो डिवीजन बेंच के केसेस है किसी भी एमपी एमएलए के खिलाफ, तो वो बेंच के पास एक ही बेंच के पास लगेंगे। और उन केसेस में ये भी डायरेक्शन है अभी यदि किसी केस में कोई प्रोसीडिंग स्टे करी हुई है कोर्ट ने तो वो प्रोसीडिंग या तो वकेट करी जाए जो स्टे करे हुए हैं, तो यदि स्टे वकेट नहीं हो सकता तो उन केसेस की हीयरिंग जो है हाई कोर्ट डे टू डे बेसिस पे करेगा। सर, इसमें आपके ऑफिस की भी, एजी ऑफिस की भी काफ़ी सिरदर्दी मतलब बढ़ गई होगी, क्योंकि एक एकाएक जिस प्रकार से प्रेशर बना, कोविड का टाइम वैसे चल रहा है, तो आपको कुछ ध्यान है कि कितने केस हरियाणा से आए होंगे इस मामले में? जैसे अभी हाई कोर्ट में तो कोई बहुत ज़्यादा केसेस स्टेट के पेंडिंग नहीं है एमपी एमएलए के खिलाफ। कुछ इन्वेस्टिगेशन में केसेस है या कोई जो कोर्ट्स में नीचे वाली कोर्टों में केस ट्रायल चल रहे हैं उनकी सुपरविजन यहाँ हाई कोर्ट में हो रही है। तो उस नाते से कुछ केसेस में कुछ लोगों ने इंटरम आर्डरों की अपील रिवीजन वगैरह जो करते हैं, तो जिसमें हाई कोर्ट में, क्योंकि जब ये हाई कोर्ट सोचती है अभी केस जो है उसको कंसिडर किया जाना चाहिए जो पॉइंट्स रेज करे हैं, तो कई बार वो नीचे वाली कोर्टों की प्रोसीडिंग स्टे हो जाती है। तो अब वो हाई कोर्ट ने भी और स्पेशल डायरेक्शन इशू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी डायरेक्शंस है कि यदि ऐसे किसी भी केस में कोई हाई कोर्ट जो है कोई प्रोसीडिंग स्टे करती है किसी भी नीचे वाली कोर्ट में एमपी एमएलए के केसेस के में, तो उन केसेस की हीयरिंग जो है डे टू डे बेसिस पे करी जाएगी। तो हाई कोर्ट को ने भी इसलिए स्पेशल जो है उस केसेस के लिए प्रावधान किया है कि एक स्पेशल बेंच बना दिया है अभी जो डे टू डे केसेस सुने जितने भी एमपी एमएलए के खिलाफ लगते हैं, चाहे वो सिंगल बेंच में केसेस हो चाहे डिवीजन बेंच में केसेस हो। सर, लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट की बात की जाए, हरियाणा के जैसे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी में भी मॉनिटरिंग आप लोगों को यहाँ से अपने हरियाणा गवर्नमेंट के बिहाफ पे एजी ऑफिस की रहती होगी? नहीं, ऐसे है जो तो इन्वेस्टिगेशंस के केसेस होते हैं वो पुलिस के पास ही रहते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफिस में नहीं आते हैं। वो तभी होते हैं यदि उनके उनमें से कोई केस हाई कोर्ट में पेंडिंग हो। तो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, क्योंकि ये चलाइन नीचे मजिस्ट्रेट के पास या सेशन कोर्ट में फाइल होना होता है और केस ज़्यादातर वहीं पे पेंडिंग है, इसलिए डायरेक्टली एडवोकेट जनरल के नहीं आ, लेकिन क्योंकि केस बहुत बहुत देर से पेंडिंग है कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ कोर्टों में नीचे वालों में, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है अभी किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है तो एक हाई कोर्ट का बेंच जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगा। क्योंकि वो हाई कोर्ट का बेंच मॉनिटरिंग कर रहा है तो उस नाते से एडवोकेट जनरल भी ऑफिस भी उन केसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। तो एडवोकेट जनरल भी प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है अभी कोर्ट को, और उसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी पेशी में हाजिर होने के लिए कहा जाता है कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक टू असिस्ट द कोर्ट भी हर एक केस में क्या क्या स्टेजेस है और क्या क्या कार्रवाई हुई है
जो पिछली डेटें लगी है, पिछली डेट से अगली डेट तक की सारी जो डेवलपमेंट है कोर्ट को अप्राइज करनी पड़ती है। सर इसमें अगली डेट कौन सी है, कुछ है ध्यान आपको? अभी ये इन केसेस में जो डिवीजन बेंच मॉनिटर कर रहा है सारे केसेस को, उनमें नेक्स्ट डेट जो है वो 3 सितंबर 2021 है। सर हरियाणा सरकार ने जो नकल को रोकने के लिए, जो पेपर लीकेज है उसको रोकने के लिए कानून विधेयक बनाया है, अभी वो कानून की शेप में आने वाला है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट के टेस्ट कराने के लिए जो है कैंडिडेट्स जो होते हैं वो लाखों में इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने मेहनत करी होती है, लास्ट मोमेंट पे कोई पेपर लीक आउट हो जाता है, यदि कुछ हो जाता है तो स्टूडेंट्स का भी लॉस होता है, और उन जो पेपर की तैयारी करने के लिए जो जितना खर्चा आया होता है वो भी वेस्टेज होती है, और रिक्रूटमेंट भी जो प्रोसेस है वो भी डिले हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये 1-2 इंसिडेंट कंटिन्यूसली आए कि कुछ लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया, इसलिए सरकार ने और ऐसे लोगों को जो इन केसेस में इन्वॉल्व है सीरियस एक्शन उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए, एक सेपरेट प्रावधान किया है। और उसमें यहाँ तक प्रोवाइड कर दिया है भी उन लोगों के खिलाफ जो इस ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होगा उनकी प्रॉपर्टियाँ तक अटैच की जा सकती है, ताकि जो भी लॉस होता है फाइनेंशियल किसी किस्म का ऐसे लीक आउट होने से पेपर, वो उन लोगों से एक्यूज से रिकवर किया जा सकते हैं। नया जो एक्ट अभी असेंबली में पास हुआ है हरियाणा में, उसमें ऐसी इस तरह के प्रावधान भी डाले गए हैं, और जो सख्त सजाएं भी प्रोवाइड कर दी गई है जो रूटीन से ज़्यादा उनके खिलाफ, और इमीडिएट उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोर्टों में भी प्रावधान किया गया है। सर क्योंकि ये विषय कानूनी है, लेकिन एक चर्चा जो मार्केट में है, क्योंकि आप कानूनी महारत हासिल है, एडवोकेट जनरल है हरियाणा सरकार के, इसलिए इसका आप बढ़िया तरीके से हमें और दर्शकों को बता सकते हैं। जब आईपीसी में पहले से प्रावधान है, हर कानून व्यवस्था है, तो फिर ये नए कानून की आवश्यकता क्यों? देखो, आईपीसी में रूटीन में प्रावधान है जरूर, लेकिन ऐसे प्रावधान जो है और रूटीन के जो ट्रायल है टेक्स ईयर्स, उनको सालों लग जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करते। इस तरह की व्यवस्था की गई है, भी इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी, सज़ा जो रूटीन में किसी और केस में होती है उससे ज़्यादा सज़ा का प्रावधान होगा। और इसमें एक जो स्पेशल प्रोविज़न ऐड करी गई है, क्योंकि कैंडिडेट्स का भी लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। किसी भी टेस्ट को हेल्ड करने के लिए कई बार जो जैसे लाख कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं तो करोड़ों रुपए में खर्चा होता है। एक पेपर जो लीक आउट होने से कैंसिल करना पड़ता है, उसमें करोड़ों रुपए का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो इस सेक्ट में ये प्रोविज़न ऐड करी गई है कि जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा, वो जो लोग ऐसे ऑफेंसेस में जो है लिप्त पाए जाते हैं उनसे रिकवरी की जा सकती है, उनकी प्रॉपर्टियां अटैच की जा सकती है जो है। तो आईपीसी में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं थी भी जो फाइनेंशियल लॉस होता है किसी के ऑफेंस कमिट करने से, उनसे रिकवरी की जा सके। तो ये स्पेशल प्रोविज़न होने से लोगों पे जो है ज़्यादा चेक्स रहेंगे, कोई ऑफेंस को और सीरियसली बना दिया गया है, ताकि कोई भी लोग जो है मिसलीड होके इस तरह के जो है एक्शंस में अपने आप को ऑफेंसेस में इन्वॉल्व ना करें। सर एक चीज़ और, जैसे कि क्योंकि हरियाणा की जनता से जुड़ा हुआ मामला है, पंचायतों के चुनावों को लेकर जैसे कि 50% महिलाओं को सीटें आरक्षित की गई, वो मामला हाईकोर्ट में लंबित है, उसका क्या स्टेटस है? अभी जो हरियाणा सरकार ने करा था, अभी रिप्रेजेंटेशन 50% वुमेंस के लिए होनी चाहिए, उसको चैलेंज किया गया है कोर्ट में। अभी मैटर कोर्ट एग्जामिन कर रही है, कोरोना के कारण अभी इमीडिएटली फाइनल हियरिंग पॉसिबल नहीं हो पाई। तो लेकिन उसमें कोई रिजर्वेशन से ज़्यादा ये है, गवर्नमेंट की इच्छा भी 50% रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेंस को मिलनी चाहिए, लेडीज़ को पंचायतों में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, अभी वो की जा सकती है। तो इसलिए ठीक है, कोर्ट को, क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट ने ऐड करी है, अभी 50% जो है रिप्रेजेंटेशन वुमेन की होगी, इंश्योर करने के लिए सीटें भी मार्क कर दी गई, भी ओड इवन का फार्मूला जो है अपनाया जाएगा इलेक्शन में, पंचायत के इलेक्शन में, ताकि वुमेंस को एक बार सीट मिले, जो अगली बार है वो दोबारा वुमेंस को जो सीट इस बार मिली है अगली बार बाकी लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि 50% इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन वुमेन को मिले। ये एक अच्छा प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल है, दो कोर्ट में, क्योंकि पहली बार ऐड होने के कारण कोर्ट भी उसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है और लीगल पर जो है उसकी लीगलिटी है एग्जामिन कर रही है। सर अलग हाई कोर्ट हरियाणा की हो या इसी में अलग पार्टीशन हो जाए, ये डिमांड हरियाणा की काफ़ी देर से रही है, क्योंकि कोविड काल है, कि इसमें लेटेस्ट स्थिति फिलहाल क्या है? ऐसे अभी पिछली टर्म में सरकार ने ये मुद्दा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, हाई कोर्ट के पास भी और सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। उस मुद्दे में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई थी, लास्ट मोमेंट पे रह गया था। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है 1.5 साल से,
कोर्ट्स फिजिकली वर्किंग नहीं है, दफ्तरों की भी और कोर्ट्स की भी। इस कारण उसके बाद आगे कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा सकती। मोमेंट कोर्ट फिजिकली शुरू करती है काम, और जो है दोबारा इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई करी जाएगी। हरियाणा की अलग विधानसभा को लेकर भी स्पीकर साहब बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। दिल्ली में भी उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से, देश के जो बड़े नेता हैं उनसे मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं। से अलग विधानसभा ऑलरेडी पंजाब की और हरियाणा की है, जॉइंट नहीं है, बिल्डिंग जॉइंट है। एक सेपरेट बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष जो है एक्टिवली स्टेप्स ले रहे हैं सर, यहाँ लोकल लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी। तो एक अच्छा स्टेप होगा यदि सेपरेट बिल्डिंग में सेपरेट विधानसभा अपनी हरियाणा की होती है। तो आज के युग के हिसाब से वैसे भी, क्योंकि इवन विधानसभा में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़रूरी हो गया समय के साथ साथ। तो जो लेटेस्ट एक बिल्डिंग बनेगी उसमें जो आज के हिसाब से मॉडर्न जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी करके एक अच्छी लोग जो है अच्छी लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगी। विधायक जो है लोगों को जो आइडिया हैं, उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो एरिया की डिमांड्स है, वो अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाएंगे। सर, आप जैसा कि अभी खुद जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हाईटेक चीज़ों पर सब कुछ आधारित है। कोविड ने बहुत कुछ सारा मामला सीमित कर रख दिया है। तो आप भी वीसी के माध्यम से ज़्यादातर कोर्ट्स अटेंड कर रहे हैं। इस वक्त कोर्टों की स्थिति क्या है, अगर आपसे पूछें कितनी कोर्टें इस वक्त खुली हैं, मतलब कुछ पहले की तरह काम सामान्य हुआ या नहीं? ऐसे अभी कोर्ट्स जो है हमारे हाई कोर्ट में टोटली सारी कोर्ट्स वर्किंग है। वर्चुअल कोर्ट्स है, फिजिकली तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे सेकंड वेव आने से पहले और उसके कारण कोर्टों में रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग हो गई थी। टोटली सिर्फ कुछ कोर्टें ही काम कर रही थी और अर्जेंट केस ही सुन रहे थे, और 10-12 कोर्टें जो है काम कर रही थी। लेकिन अब कोविड की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट के साथ हाई कोर्ट की सारे जजेस को काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्किंग जो है वर्चुअल कोर्ट्स की में है, फिजिकली नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। जो पहले स्थिति थी ऐसी नहीं है, वर्चुअली जजेस आर आल्सो ट्राइंग, एडवोकेट्स भी कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम केसेस की। नेट की भी कभी इंटरनेट की भी प्रॉब्लम कभी आती है? टेक्नोलॉजी है, कभी कभार आ सकती है, लेकिन सारे चैलेंजेस के बावजूद जो है हाई कोर्ट पूरा काम करने के लिए जो है पूरी कोशिश कर रही है। एडवोकेट्स भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी है, कभी कभार कोर्ट में जो छोटी मोटी डिफ़िकल्टी कनेक्टिविटी की आती भी है तो कोर्ट उसको कोऑपरेट करती है, एडवोकेट्स को भी, एडवोकेट्स भी कोऑपरेट करते हैं। लेकिन उसके कारण से वर्किंग डेफर नहीं होती है किसी भी कोर्ट्स में। हो सकता है बीच में 5-7-10 मिनट के लिए इंटरप्शन आ जाए, लेकिन कोर्ट जब भी रिज्यूम होती है, इवन कोर्ट यहाँ तक परमिट कर देती है अभी फिर यदि कनेक्टिविटी नहीं है, इवन फ़ोन पे भी यदि आप अपनी बात कहना चाहते हो तो बहुत सी कोर्टें उस पर भी अलाउ कर देती है कनेक्टिविटी की। यदि इंटरप्शन किसी समय आती है चलते केस में या नेक्स्ट केस में, तो कोर्ट जो है व्हाट्सअप कॉल पे भी, इवन अदरवाइज रेगुलर कॉल पे भी आपकी सारी बात सुनती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट इन रिमोट एरियाज़ किसी एडवोकेट्स के लिए हो सकती है। उसके लिए भी हमारी बार एसोसिएशन ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। बार एसोसिएशन में जो है कंप्यूटर्स वगैरह लगाए गए हैं और उसमें सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है। बहुत से एडवोकेट जो दूर दराज रहते हैं, जिनके अपने घरों में कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम होगी, वो हाई कोर्ट में भी आके बारूम से डिफरेंट कोर्ट्स में अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने केस कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि अब काफ़ी समय बीत गया है टेक्नोलॉजी से काम करते करते वर्चुअल कोर्ट्स में, तो अब सारे स्टेप्स लिए गए कोर्ट की तरफ से भी है। बार रूम भी बहुत अच्छे स्टेप ले रहा है। 2 बार रूम बार एसोसिएशन के लोग जो है फिजिकल कोर्ट के लिए भी प्रेस कर रहे हैं, कोर्ट्स भी उसको एग्जामिन कर रही है। लेकिन जहाँ तक वर्चुअल कोर्ट से वर्किंग का है, बार एसोसिएशन ने भी बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, कोर्ट्स की भी बहुत अच्छी कोऑपरेशन है। उसके कारण सारी कोर्टें जो है, जितने भी जजेस है हमारे हाई कोर्ट में सिटिंग, सारे जजेस कोर्ट हेल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये है बलदेव राज महाजन, एडवोकेट जनरल है हरियाणा सरकार के। नकल के लिए जो कानून, सख्त कानून बनाया गया है, विधेयक लाया है, पास हो चुका है, उसको लेकर इनका कहना है कि ये बहुत उपयोगी और कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें जहां सजा के प्रावधान बढ़ाए गए हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करने तक की सारी चीज़ें इसमें अंकित की गई हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं उनके माध्यम से लगातार अब सब कोर्टें खुल रही हैं, काम हो रहा है। और जहाँ तक बार एसोसिएशन और बार्स का सवाल है, वो भी इस मामले में पूर्णतः हाईटेक हो चुकी हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।